तो देखो, तो अभी तक कौन 9 चैप्टर पढ़ा रहे थे। 9 के बाद आता है 10, फिर 10 और फिर 11। 10 11 पढ़ाने से पहले 11 पढ़ाएंगे, फिर 10 पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें 10 में 11 चैप्टर कुछ ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, दिक कोजा, दिक अनुपात की ज़रूरत पड़ती है 10 को पढ़ाने के लिए। हाँ, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी 10-11 चैप्टर की 10 में, इसलिए पहले हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ, पहले 11 इसके बाद 10। हाँ, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुनो, तो इसमें आता है समतल। समतल पढ़ाने से पहले 3 डायमेंशनल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। ठीक है, दिक कोजा और दिक अनुपात क्या होता है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी सरल रेखा की दिक कोजाएं, किसी सरल रेखा की दिक कोजाएं लिखो, किसी सरल रेखा की दिक कोजाएं। दिक कोजाएं का मतलब जानते हो क्या होता है। देखो, जैसे आप 11वीं क्लास में पढ़े थे कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो कोई सरल रेखा एस के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण के पहले क्या लगाते थे, टैन। जैसे हम बराबर क्या लिख देते, टैन थीटा। तो ये कहलाती थी रेखा ओपी की प्रवणता। क्या कहलाती थी, रेखा ओपी की प्रवणता। हाँ, वो 10वीं वाला बता रहे थे, 11वीं वाला। आप प्रवणता दूसरी तरीके से कैसे निकालते हैं, किसी वक्र का समीकरण दिया है, उसका इसके सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, अवकलन करने से किसी बिंदु पर, वो तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते थे, तो ऐसे निकालने का प्रोसेस था। यहाँ पे उस वक्र का अवकलन करें, उस वक्र के, जैसे मान लो एक वक्र है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका अवकलन कर दिया। अवकलन करने से जो dy/ds का मान आता है, तो उसको किसी बिंदु पर निकालें, जैसे मान लो बिंदु 1-2 पर निकालें, है ना, 1-1 पर। तो 1-1 पर dy/ds का मान निकालेंगे, तो जो मान आएगा वे कहलाता था स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये बताए थे आपको, है ना। पर हम ये बताना चाहते हैं कि प्रवणता की परिभाषा 11वीं क्लास में क्या पढ़े थे, कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण का टैन उस रेखा की प्रवणता कहलाता है। उस कोण का स्पर्शज्जा हिंदी में बोलते हैं, उस कोण की स्पर्शज्जा उस रेखा की प्रवणता कहलाता है। तो प्रवणता से हम जोड़ते हैं 3D में जब पहुंचते हैं, तो 3D में आप दिक कोजा से पहले 3D के बारे में जानकारी 11वीं क्लास में आपको मिली रही होगी कि जैसे ये क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष ऐसे बना लिए, मान लो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अब एक्स अक्ष वाई अक्ष को हम, ये बोर्ड क्या है, 2D स्पेस है, 2 अक्ष हैं इसमें, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, लेकिन हम 3D का चित्र बना रहे हैं, तो सही आपको दिखेगा नहीं। ये तीनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, पर परपेंडिकुलर दिख नहीं रही हैं। 3 दो पेन दो तो बताएं, पेन, ये देखो। तो 3D इस प्रकार का होता है, जैसे ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्स अक्ष है, ये वाला ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ठीक है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है, ये एक्स वाई समतल जिसको जमीन है, ठीक है। तो एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष है। तो ये इस वाले अक्ष को हम कैसे बनाएं बोर्ड में, ऐसे तो हम लाइन खींच नहीं सकते ऐसे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, पर है ये परपेंडिकुलर इन दोनों पर, वाई पर भी परपेंडिकुलर है, जेड पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये जेड, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को हम इधर नहीं खींच सकते, इसलिए इधर खींच दिए। किसी को मान सकते हो, पर जनरली ऐसे ही है, देखने से पता चल रहा है। ये वाई है, ये जेड है, और ये क्या है, एक्स है। हम लोग जिसमें बैठे खड़े हैं वो एक्स वाई प्लेन है। मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, या एक्स एक्सिस को मान लो ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स वाई, ठीक है। तो किसी को माना जा सकता है एक्स एक्सिस, किसी को बदल के माना जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसी को हम एक्स एक्सिस मानेंगे, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार बदलते भी रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये जेड एक्सिस हुआ, ठीक है। अब एक कोई लाइन ऐसी है, कोई लाइन ऐसी है, जैसे मान लो ये लाइन जो एक्स के साथ 45 डिग्री के एंगल बनाती है, तो एक वाई के साथ क्या बनाएगी, 45 का ही। पर एक्स के साथ 60 अंश का कोण बढ़ती है, 22 के 30 के साथ बनाएगी ना वाई के साथ, ठीक है।
तो जो लाइन एस एच के साथ कोण 60 बनाती है वही लाइन वाई एस के साथ 60 थोड़ी बनाती है, 30 का बनाती है। तो कोई लाइन ऐसी भी होगी, ऐसे मान लो कोई एक लाइन है जो तीनों एक्सिस से, एस एक्सिस के साथ कुछ दूसरा कोण बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ कुछ दूसरा कोण बनाएगी, जेड एक्सिस के साथ कुछ दूसरा कोण बनाएगी। तो वो एक लाइन ओपी है मान लेते हैं, और वह एस एच के साथ क्या कोण बनाती है, अल्फा, और वाई एक्स के साथ क्या कोण बनाती है, बीटा, और जेड एक्स के साथ कोण क्या बनाती है, गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा के पहले, अल्फ़ा बीटा गामा के पहले हम क्या लगा दें, अल्फ़ा बीटा गामा के पहले अल्फ़ा बीटा गामा के पहले कास लगा दें। हाँ, यहाँ पर वहाँ क्या लगाते थे प्रवणता के लिए, टेन लगा देते हैं। हाँ, अल्फ़ा बीटा गामा के पहले कास लगाएंगे, तो कास लगाने से जो रिजल्ट आएगा, कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा, तीनों को कामा लगा के लिखेंगे, वे लाइन ओपी की डायरेक्शन दिक् को जाएँ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दिक् को जाएँ। ठीक है, कास अल्फ़ा कास बीटा, उसको दर्शाने की परंपरा है यल एम एन से, यल बराबर कास अल्फ़ा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। ठीक है। हाँ, तो कोई सरल रेखा दिक् कोजा का यूज होता है, इसलिए उसी को बता रहे हैं। तो देखो, देख लो फिर, तो कोई सरल रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ यदि अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाती है तो कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा उस रेखा की क्या कहलाती है, दिक् कोजा, प्रवणता नहीं। ठीक है। तो यदि मान लेते हैं कि कोई सरल रेखा ओपी है, मान लो ये सरल रेखा ओपी एस एच के साथ कोण क्या बनाती है, अल्फ़ा, वाई एच के साथ कोण क्या बनाती है, बीटा, और जेड एच के साथ कोण क्या बनाती है, गामा। ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा के पहले क्या लगा दें, अल्फ़ा बीटा गामा के पहले क्या लगा दें, कास लगा दें। तो कास लगाने से जो रिजल्ट कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा आएगा, वह सरल रेखा ओपी की क्या कहलाएगा, दिक् कोजा। ठीक है। तो लिखो, परिभाषा लिखते हैं इसकी। परिभाषा, किसी सरल रेखा के द्वारा, किसी सरल रेखा के द्वारा अक्षों से बनाए गए कोणों के कोसाइन को, कोणों के कोसाइन को, कोसाइन को दिक् को, कोसाइन को क्या बोलते हैं, कोज्जा को, है ना। ऐसे इंग्लिश में लिख दो थोड़ा, कोणों के कोसाइन को, या कोज्जा लिख देते हैं, कोज्जा को उस सरल रेखा की, उस सरल रेखा की दिक् कोज्जाएं कहते हैं। दिक् कोसाइन भी कहते हैं इसको ना। हाँ, कोज्जा कोस बोलते हैं नहीं। हाँ, कोसाइन को कोज्जा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। कोसाइन की हिंदी होती है कोज्जा, को उस सरल रेखा की दिक् कोज्जा कहते हैं। दिक् कोज्जा यानी डायरेक्शन कोसाइन लिख लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। यदि सरल रेखा ओपी एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, एस अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा, तथा जेड अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, गामा कोण बनाती है, तब सरल रेखा ओपी की दिक् कोज्जाएं कास अल्फा कास बीटा कास गामा होगा, जिसे यल एम एन से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अर्थात यल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। यल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। ठीक है। लिखते कैसे हैं, सरल रेखा ओपी की दिक् कोज्जाएं, ऐसे लिख देते हैं, सरल
रेखा ओपी की दिख को जाएं, दिख को जाएं, दिख को जाएं, ऐसे लिखते हैं यल कामा यम कामा एन बराबर क्या लिख देते हैं कास अल्फा कामा कास बीटा कामा कास गामा, ऐसे कास अल्फा कामा कास बीटा कामा कास गामा। ठीक है, ये गामा है सर। हाँ, आर बना के ठो लाइन को बढ़ा दो, ऐसे आर बनाते ना ऐसे, एक ठो को बढ़ा दो नीचे थोड़ा सा। ठीक है, तो सरल रेखा ओपी की दिक् को जाए यल एम एन बराबर कास अल्फा कास बीटा कास गामा, कास अल्फा कास बीटा कास गामा। ठीक है, अब इसमें एक प्रूफ करने के लिए हमेशा आता है सिद्ध कीजिए दिक्कोजाओं के वर्गों, चित्र नहीं बनाए फिर से बना दें। सिद्ध कीजिए दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल, एक्स अक्ष ये वाई अक्ष ये जेड अक्ष, एक सरल रेखा ओपी है, ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है, ऐसे भी बना सकते हैं गामा कोण। ठीक है, एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई से बीटा, जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं गामा कोण, ऐसे भी। तो देखो यहाँ पे कोई सरल रेखा ओपी एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उस कोण का कोसाइन उस रेखा की दिक्कोजा कहलाता है। इसे यल एम एन से दर्शाते हैं, यल एम एन से दर्शाते हैं। सिद्ध कीजिए दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल एक होता है, ये हमेशा आता है। सिद्ध कीजिए दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल एक होता है। प्रूव करने के लिए आता है यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक, यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक। लिख लिया था ना, चलो देखो आगे सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, एक होता है। सिद्ध कीजिए दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल एक होता है। अभी किताब ना खोलो, अभी बहुत सारी थ्योरी पढ़ाएंगे 2 दिन 3 दिन तक, तब फिर एक्सरसाइज में आएंगे। मैथ पढ़ो फिजिक्स जैसे, और फिजिक्स पढ़ो मैथ जैसे। ठीक है, तो मैथ पढ़ो फिजिक्स जैसे, इसका मतलब क्या है, पूरा थ्योरी पढ़ डालो फिर सवाल लगाओ। और फिजिक्स पढ़ो मैथ जैसे, फिजिक्स को पढ़ते हुए पूरा थ्योरी पढ़ डालो फिर सवाल भी लगाओ, तब भी उस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फिजिक्स में भी। पर हम लोग उल्टा करते हैं, मैथ में फार्मूला याद करके सवाल लगाते हैं और फिजिक्स में व्यंजक पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब। तो सिद्ध, हाँ, सिद्ध कीजिए दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल एक होता है। सिद्ध कीजिए कि दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल एक होता है। अर्थात इसी को ऐसे पूछते हैं, प्रूफ दैट ये पूछा जाता है यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक। ठीक है, ऐसे भी पूछा गया है प्रूफ दैट क्या, कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा बराबर एक। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आज तक में। सिद्ध कीजिए दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल एक होता है, अथवा यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक, अथवा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर एक। कास अल्फा को तो यल मानते हैं, कास बीटा को एम मानते हैं, कास गामा को एन।
ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये एक सरल रेखा लेते हैं, ठीक है। ये सरल रेखा ओपी है। अब अपनी सुविधा अनुसार इसको हम एस अक्ष मान लेते हैं, इसको वाई और इसको जेड, ठीक है। अब देखो सरल रेखा ओपी, तो मान ले अंतरिक्ष में कोई बिंदु पी एस वाई जेड है, ठीक है। अब एस अक्ष के साथ ये सरल रेखा ओपी अल्फा कोण बनाती है। एस अक्ष के साथ कोण क्या बनाती है? अल्फा, ठीक है। इस बिंदु से यदि हम लंब खींच देंगे, सुनो, बिंदु से यदि लंब खींच देंगे तो ये जानते हो कि ये एक्स अक्ष में स्थित बिंदु होगा पी एम, है ना। तो पिछले साल 11वीं 3 डायमेंशनल पढ़े थे, कोई सरल रेखा यदि कोई बिंदु एस अक्ष में स्थित है तो उसका वाई और जेड निर्देशांक सदैव शून्य होता है। कोई बिंदु वाई अक्ष में स्थित है तो उसका एक्स जेड निर्देशांक सदैव शून्य होता है। कोई वाई अक्ष में है तो निर्देशांक सदैव शून्य होता है। तो ये एक्स अक्ष में स्थित है ना, तो कौन जीरो होगा? वाई और जेड जीरो होगा। तो एस निर्देशांक यही रहेगा जो है यहाँ, तो एस कामा जीरो। यदि मान लो हम 2D की बात करते, ठीक है, तो कोई बिंदु एक्स वाई है तो यहाँ लंब खींच देते तो इसका निर्देशांक लिखते एक्स कामा जीरो। क्या लिखते? एक्स कामा जीरो। लेकिन 3D की बात हो रही है तो यदि लंब खींचेंगे एस अक्ष में तो क्या होगा? एस कामा जीरो, वाई जेड निर्देशांक भी जीरो होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु है ये एस वाई जेड है। ओ से पी तक की दूरी मान लो आर है। ओ से पी तक की दूरी क्या है? आर। अब जब ओ पी एस एच के साथ अल्फा कोण बनाती है, ओ एम पी एम लंब खींचा गया है, तो ओ से एम तक की दूरी कितनी होगी? एस के बराबर। ये दूरी क्या होगी? एक्स के बराबर। ये दूरी एक्स हो गई। ये कास अल्फा, तो कास अल्फा का क्या सूत्र होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कास अल्फा का फार्मूला लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा? कास अल्फा बराबर लिखोगे आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? एक्स है, एक्स बटे आर। ओपी है, ओपी कर्ण न है, आर। तो कास अल्फा का मान क्या आ गया? एस अपान आर। तो यदि कास बीटा निकालना होता तो कास बीटा तो हम इस प्रकार से बाई अक्ष में लंब खींचेंगे, स्पष्ट चित्र दिखेगा नहीं, तो यहाँ इसी प्रकार लिख देंगे सिमिलरली। कास बीटा, जब कास अल्फा एस अपान आर आया तो कास बीटा क्या आएगा? बाई अपान आर। कास गामा क्या आएगा फिर? जेड अपान आर। तो कास बीटा क्या आएगा? बाई अपान आर। और कास गामा क्या आएगा? जेड अपान आर। और इनका बर करके यदि जोड़ दोगे तो क्या होगा? कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा बराबर आएगा एस अपान आर का स्क्वायर और बाई अपान आर का स्क्वायर। और ये क्या आएगा? जेड अपान आर का स्क्वायर आएगा ना। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अपान आर, एस स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। जबकि आर है क्या? ओ से पी तक की दूरी है। आर बराबर क्या है? ओपी। तो आर बराबर ओपी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, S2 माइनस S1 का स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। तो S माइनस जीरो का स्क्वायर क्या होगा? S माइनस जीरो का स्क्वायर और Y माइनस जीरो का स्क्वायर और Z माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? R बराबर रूट ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर के स्थान, इसके स्थान पे आर स्क्वायर लिख देंगे, अपान आर स्क्वायर है ही, ये कट गया तो क्या आ गया? 1, ठीक है। तो यहाँ पे कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा बराबर एक आ गया। वर्क करके जोड़े तो, है ना। तो इसको व्यवस्थित लिखते हैं, आपको समरी या थोड़ा सा बताए हैं, अब इसको ढंग से लिखते हैं। समझ में आया कि कास अल्फा की वैल्यू एस अपान आर होगी, तो कास बीटा की बाई अपान आर, कास गामा की जेड अपान आर। बर करके जोड़ दिए। क्यों बर करके जोड़े? हमको निकालना है कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा की वैल्यू, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि कोई आकाश में, अंतरिक्ष में कोई बिंदु लेते हैं पी एस वाई और उसको मूल बिंदु से मिलाते हैं। माना ओपी सरल रेखा एस एच के साथ कोण अल्फा बनाती है, वाई एच के साथ बीटा कोण बनाती है, जेड एच के साथ कोण गामा बनाती है, ठीक है। तो हम पी एम लंब एस अक्ष खींचते हैं, पी एम लंब एस अक्ष, पी एन लंब वाई अक्ष, पी आर लंब जेड अक्ष। तो हम एक स्थिति दिखाते हैं और बाकी इसी प्रकार लिख देंगे, है ना। तो क्या लिखोगे? माना
पी एक्स वाई जेड, माना पी एक्स वाई जेड आकाश या अंतरिक्ष लिख सकते हो, आकाश में कोई बिंदु है, ओ बिंदु P को O से मिलाया, माना OP बराबर R, PM लंब OX खींचा, तो स्पष्टतः OM बराबर X, अयम का निर्देशांक x, 0 0, ऐसे माना सरल रेखा OP, सरल रेखा OP x अक्ष के साथ, x अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा, x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा, बीटा तथा z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, ठीक है। तो कास अल्फा समकोण त्रिभुज OMP में, समकोण त्रिभुज OMP में कास अल्फा बराबर क्या होगा, आधार बटे क्या, आधार बटे कर्ण। तो कास अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, कास अल्फा बराबर आधार है क्या OM और कर्ण क्या है OP, और OM को है किसके बराबर S के, और OP किसके बराबर है R के। तो कास अल्फा का मान क्या आ गया x/r। इसी प्रकार कास बीटा का मान क्या होगा y/r, और कास गामा का मान क्या होगा z/r, ठीक है। तो समीकरण इसका नाम 1 रखो, समीकरण नंबर इसका 2 और इसका समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 का, समीकरण 1 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या होगा, कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा बराबर x/r का स्क्वायर, y/r का स्क्वायर, z/r का स्क्वायर, ठीक है। तो कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x/r का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं s²/r², y²/r², z²/r², ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये असली मैथ शुरू हो गई है, आप किसी दिन गैप ना करना आप लोग, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगी। ज्योमेट्री इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी है, वो लास्ट तक चलेगा, सरल रेखा तक। ये सब एक दिन भी गैप कर दोगे दूसरे दिन समझ में नहीं आएगा, वो अभिमन्यु जैसे हो जाएगा, वक्त में फिर काम नहीं आएगी ये विद्या, आप गैप करोगे तो। शुभम सो ना जाना आप, अभी आप तो सोते हो ज़्यादा, किसी दिन लगता है कि आप नहीं जाते, ठीक है। हम ना जाओगे तो आज बता देते हैं, घर में हम फ़ोन लगाया करेंगे, ठीक है, पापा के पास कि आज नहीं आया तो फिर आप निगरानी करेंगे कहाँ हो तुम, हैं। हाँ ये x 0 0 है, ठीक है ना। अब देखो r के विषय में बचपन, r से आप जानते हो कि R बराबर OP है, R बराबर क्या है
OP। तो ये समीकरण नंबर 1 लिख के रोकते हैं वक्त आने पर, समीकरण नंबर 4 लिख के, है ना। हियर, यहाँ R बराबर क्या है, OP। R बराबर क्या है, नहीं लिख पाए थे क्या आप? नहीं सर, ऊपर थोड़ा लिखे हैं। हाँ ठीक है। तो देखो R का मतलब ये समझते हो ना, R का मतलब क्या है, O से P तक की दूरी को R माने हैं हम। तो O से P तक की दूरी, तो O और P का निर्देशांक आपको पता ना है। O का निर्देशांक मूल बिंदु 0 0 और P का x y z। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो क्या लिखोगे, x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 0 का स्क्वायर। कौन फार्मूला लगा है, PQ बराबर डिस्टेंस फार्मूला जो पढ़े थे, S2 माइनस S1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, जो आप 3D स्पेस में पिछले साल पढ़े थे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा दिया। तो R बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए क्या कर दें, वर्ग। तो R स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका नाम रख दिया समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से 4 में मान रख दो, चाहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्थान पे R स्क्वायर लिख दो, चाहे R स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दो, दोनों कंडीशन में कटेंगे। ठीक है, तो समीकरण 5 से 4 में मान रखने पर, समीकरण 5 से 4 में मान रखने पर, समीकरण 5 से, एक लाइन ऊपर का मिटा दें, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से 4 में मान रखने पर, मान रखने पर, तो क्या होगा, कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बटे R स्क्वायर, ये कट गया, तो क्या आ गया, कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा बराबर 1। कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, ये तो सिद्ध हो गया। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, यल बराबर कास अल्फा, यम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। तो क्या हो जाएगा, ये कास अल्फा के स्थान पे लिख दोगे क्या, इसको लिख सकते हो कास अल्फा का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो कास बीटा का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो कास गामा का स्क्वायर बराबर 1, और कास अल्फा के स्थान पे यल लिख दो। फिर यहाँ चलो ना, जहाँ R बराबर P से बराबर नहीं। R क्वेश्चन में देखो चित्र में, O से P तक की दूरी है R, तो R बराबर OP, तो O से P तक की दूरी, तो O से P तक O का निर्देशांक मूल बिंदु 0 0 और P का S Y Z। तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे पिछले साल, S2 माइनस S1 का स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। तो S1 Y1 Z1 का काम तो मूल बिंदु कर रहा है, S2 Y2 Z2 का काम S Y Z कर रहा है। ठीक है, तो S माइनस 0 का स्क्वायर, Y माइनस 0 का स्क्वायर, Z माइनस 0 का स्क्वायर। ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग किए, तो क्या है, आर स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रख दिए, समीकरण 4 में। तो जहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था वहाँ आर स्क्वायर लिख दिए, तो आर स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया। तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1 आ गया। बट वी नो दैट, आप जानते हो यल बराबर कास अल्फा होता है, एम बराबर कास बीटा, एन बराबर कास गामा। तो जहाँ कास अल्फा है वहाँ क्या लिख दिए, कास अल्फा के स्थान पे क्या लिख दिए, कास अल्फा के स्थान पे क्या लिख दिए, यल एम एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिद्ध हो गया ये यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1।
अतः प्रमाणित हुआ किसी रेखा के दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। अतः प्रमाणित हुआ, नहीं लिखवाए शुभम, नीचे लिख ले। अतः प्रमाणित हुआ कि किसी सरल रेखा हुआ कि किसी सरल रेखा के वर्ग, किसी सरल रेखा की दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, कोज्जाओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। इसी का यूज सदिश में एक स्थान पे कई स्थानों पर हुआ है, तो आपको कहते कि हाँ आगे पढ़ोगे तो इसलिए आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। अभी सर सिद्ध हो चुका है तब फिर के लिखे सर व्हाट वी नो दैट। ये दिखा रहे हैं कि हम 3 स्थिति दिखाए थे ना, तो ये कास अल्फा को यल से दर्शाते हैं, कास बीटा को यम से दर्शाते हैं, कास गामा को यम से, तो ये ना आया अभी। तो हम कास अल्फा के स्थान पे यल लिखना चाहते हैं तो लिख दिए कि हम कास अल्फा को यल से दर्शाते हैं, कास बीटा को यम से दर्शाते हैं, कास गामा को यम से, इसलिए लिख दिए, हम जानते हैं, ठीक है। दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल 1 होता है, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, लिख लेते ना, अब अगला प्रूफ करने वाला है, ऊपर का लिख चुके हो। सब मिटा दीजिए सर। दूसरा भाग यह है, सिद्ध करना है, प्रूफ दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2, ठीक है। ये 2 नंबर का 20वां साल आया है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2, कभी ऑब्जेक्टिव में तो कभी 2 नंबर में, ठीक है। तो इसको देखो, इसी की मदद से प्रूफ किया जा सकता है। 4 नंबर में जब आएगा तो इसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, उसको कास में बदल, साइन में बदल देना होगा। जो अभी सिद्ध किए ना उसी को सिद्ध करना पड़ेगा, 1 लाइन और बढ़ा दोगे, उसको कास में फार्मूला लगा के साइन में बदल दोगे। देखो तो क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, सुनो, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2, लेफ्ट हैंड साइड लिए है ना। अब साइन स्क्वायर अल्फा को 10वीं में, सुनो, साइन स्क्वायर अल्फा को 10वीं क्लास में क्या पढ़े थे, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर गामा। 1 1 1 तो क्या हुआ, 3 माइनस कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा, ठीक है। तो 3 कामा 3, तीनों से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा, कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर गामा। इसका मान सिद्ध कर चुके हैं अभी, इसका 1 होता है, तो क्या लिख दें यहाँ पे, 3 माइनस 1, बगल में लिखना पड़ेगा आपको, कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा बराबर 1। तो 3 से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यदि मान लो ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया है तो ऐसे करोगे, जो आप प्रूफ किए थे अभी ना, कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 अभी प्रूफ किए थे, इसी को बदल दो साइन में, 1 लाइन और बढ़ा देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 1 काट दो, ठीक है। अब क्या करोगे, ये 1 और 1 क्या हुआ, 2 और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाओ, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर -2, और माइनस का गुणा कर दो दोनों पक्षों में, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। ऊपर वाला पूरा करोगे, लास्ट में साइन में बदल दोगे,
जब बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर में, तो दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल एक जो सिद्ध किए हो वही पूरा लगाना है, उसी को साइन में बदल देना है। ठीक है। और जब वैसे 2 नंबर का पूछा गया तो यहाँ से लिखो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिख देना वी नो दैट कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। ठीक है ना, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? समझ गए। जब 4 नंबर का पूछा जाएगा तो जो इसके पहले सिद्ध किए उसी को सिद्ध करोगे, लास्ट में साइन में बदल दोगे। ठीक है। और यदि 2 नंबर में पूछा जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड लोगे और उसको कास में चेंज कर दोगे, कास में चेंज करके और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख दोगे। तो 3 से 1 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 3 से 1 निकाले तो 2। ठीक है। अब देखो आगे तीसरा भाग प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करने के लिए आता है? प्रूफ देखो, प्रूफ दैट कास 2 अल्फा कास 2 बीटा कास 2 गामा बराबर -1, कास 2 गामा बराबर -1, ये प्रूफ करना है। यहाँ स्क्वायर नहीं है, कास 2 अल्फा गुणांक में है 2, कास 2 बीटा कास 2 गामा बराबर -1 सिद्ध करना है। तो आप लोग पिछले साल सुनो, पहले आपको बताते हैं आप लोगों को, ये पढ़े थे फार्मूला ना कास ए प्लस बी का कभी 11वीं क्लास में। तो क्या होता था? कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी होता था। अब इसी में बी के स्थान पे ए लिख दो, तो ए प्लस ए क्या हो गया? कास ए साइन ए साइन ए, कास क्या होगा? ये 2a, कास स्क्वायर ए हुआ, और ये क्या हुआ? साइन स्क्वायर ए। अब कास 2a और कास स्क्वायर ए लिखे रहो और साइन को चेंज कर दो, क्या होता? साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है, 10वीं वाला फार्मूला। तो कास 2a इज इक्वल टू हुआ कास स्क्वायर ए, माइनस के अंदर गुणा कर दो, -1 प्लस कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए 2 कास स्क्वायर ए 2 कास स्क्वायर ए -1। इसको हम क्या करेंगे? कास 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर अल्फा -1, लिख सकते हैं कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो देखो 2 कास स्क्वायर अल्फा -1, कास 2 बीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 कास स्क्वायर बीटा -1 और 2 कास स्क्वायर गामा -1। ठीक है। तो ये 2 कास स्क्वायर अल्फा 2 कास स्क्वायर बीटा 2 कास स्क्वायर गामा इकट्ठा लिखो, 2 कास स्क्वायर अल्फा 2 कास स्क्वायर बीटा 2 कास स्क्वायर गामा, -1 तो -3, और 2 कॉमन ले लो तीनों से, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा इज -3, और इसका मान क्या है? 1। ठीक है। तो क्या होगा? 2 × 1 -3, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1। आ तो गया। बगल में लिख दो ये फार्मूला कि कास स्क्वायर अल्फा, इसका योजना हुआ कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर, इसका मान 1 होता। हाँ यही फार्मूला, कास 2 अल्फा के स्थान पे 2 कास ये लगाए हैं, और कास 2 बीटा के स्थान पे 2 कास स्क्वायर बीटा -1, कास 2 गामा तो 2 का, यही फार्मूला 3 बार लगाएं, 3 बार इसी फार्मूला को। कास 2a का फार्मूला ये होता है, तो कास 2 अल्फा के स्थान पे इतना लिख दिए, कास 2 बीटा के स्थान पे 2 कास स्क्वायर बीटा -1, कास 2 गामा के स्थान पे 2 कास स्क्वायर गामा -1। हाँ, तो यहाँ कास में क्यों लगाए? क्योंकि कास का फार्मूला हम जानते हैं, दिक्कोज्जाओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। तो कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। वैसे तो कास 2 अल्फा का ये भी फार्मूला आप जानते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, कास 2 अल्फा का ये भी फार्मूला जानते हो, 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 + tan स्क्वायर अल्फा, और कास 2 अल्फा का ये भी तो फार्मूला जानते हो, कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये सब प्रूफ किए गए हैं
जब अवकलन पढ़ा रहे थे और 2 अध्याय पढ़ाए हैं जब, ठीक है। तो 2 - 3 बराबर -1, तो ये आ गया क्या, प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। हेंस cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। सिद्ध हो गया cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। लिख लिए। अब देखो चौथा प्रूफ करने वाला एक और है। प्रूफ दैट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर गामा बराबर 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर गामा बराबर 1। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का चैप्टर 11 है ये। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर गामा पहले से है, ठीक है। एक और एक क्या होगा 2, इन तीनों की इकट्ठा लिख लो, कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर गामा। अब क्या कर लें, तीनों से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 और माइनस कॉमन लेने के बाद कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर गामा, ठीक है। तो 2 - 1, तो 2 से 1 निकला तो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी कहाँ करो नहीं, तो वहाँ प्लस लगा था, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा था वहाँ, यहाँ माइनस कास स्क्वायर अल्फा है। ये थोड़ी के भूल के 2 बार लिख दिया उसी को वाला। यहाँ कास है 2 ठो साइन में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख लो इसको, हो गया प्रूफ करने वाले 4 ठो हैं। अब आगे देखो इसमें आता है कुछ नोट है जो ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे। लिख लेते ना, एक लाइन तो लिख लिए होगे ना। चलो देखो, एक इससे क्वेश्चन कई साल पूछा गया है, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष वाई अक्ष व जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष वाई अक्ष व जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष वाई अक्ष व जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं। एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। अब कोई किसी भी रेखा की दिक् को ज्या निकालना हो तो पहले क्या पता करते हैं, वे सरल रेखा तीनों अक्षों के साथ कोण क्या बनाती है, ठीक है ना। जो कोण बनाती होगी उनके पहले कास लगा दोगे तब ना दिक् को ज्या आएगा, ठीक है। तो आपको एस अक्ष की दिक् को ज्या निकालना है, तो एस अक्ष के साथ कोण क्या बनाएगा, 0। कोई रेखा खुद के साथ कितने उसका कोण बनाएगी, 0 है क्या ना। तो एक्स अक्ष के साथ कोण 0 बनाएगी, लेकिन एस अक्ष वाई अक्ष के साथ कोण क्या बनाएगी, एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ कोण क्या बनाएगी, अरे 90 अंश का। तीनों अक्ष लंबवत होते हैं ना, तीनों रेखाएं अभी बताए ना कि तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। देखो यहाँ पे ये भी कोण 90 अंश का, ये कोण भी 90 अंश का, ये कोण भी 90 अंश का, तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो ये है एस अक्ष, तो एस अक्ष के साथ कोण 0 डिग्री बनाएगी, लेकिन एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ कोण क्या बना रही, 90। लेकिन एस अक्ष जेड अक्ष के साथ कोण क्या बना रही, 90।
ठीक है। तो एस एच की दिक्कोजा निकालना है तो तीनों अक्षों के साथ एस एच कोण क्या बनाता है, तो 0 90 90। तो 0 90 90 के पहले कास लगा दो, तो कास 0 कास 90 कास 90। तो कास 0 का मान 1 होता है, कास 90 का मान 0। तो एस एच की दिक्कोजा क्या हुआ, कास 1 0 0। अब पता करना है कि बाई एच की दिक्कोजा क्या है। तो बाई एच एच के साथ कोण क्या बनाएगी 90। अब बाई एच के साथ 0, अब बाई एच जेड एच के साथ, तो बाई एच की दिक्कोजा क्या होगा, कास 90 कास 0 कास 90 0 1 0। अब जेड एच की दिक्कोजा निकालना है तो शुरू कहाँ से करना है, एस अक्ष से। तो जेड अक्ष एस एच के साथ कोण क्या बनाता है 90, जेड अक्ष बाई एच के साथ कोण क्या बनाता है 90, और जेड अक्ष जेड एच के साथ कोण क्या बनाएगा 0। हाँ, तो क्या होगा कास 90 कास 90 कास 0, तो 0 0 1 0 0। समझ में आया ना। तो वही लिखने वाले जो समझाए उसी को लिखते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष की दिक्कोजा निकालने के लिए पता करो, तो चूंकि लिखो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ, एक्स अक्ष वाई अक्ष व जेड अक्ष के साथ क्रमशः 0 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती है। एस अक्ष की बात कर रहे हैं, अब एस अक्ष है, एस अक्ष के साथ 0 डिग्री 90, हाँ एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री, एस अक्ष है वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री, एक्स अक्ष है जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो वही लिख दिए, चूंकि एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ क्रमशः 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाती है, का कोण बनाती है। ये नहीं कि अब धोखे से हम एक्स अक्ष 2 बार लिख दिए हैं, तो सच का बता रहे हैं। हाँ बनाती है। इसलिए एक्स अक्ष की दिक् को जाएं, एक्स अक्ष की दिक् को जाएं L1 M1 N1 बराबर कास 0 कास 90 कास 90 कामा लगा के L1 M1 N1 बराबर कास 90 का मान 1 होता है, 1 0 0, ठीक है। अब लिखो बाई अक्ष, बाई अक्ष लिखा 0 है, कास 90 का मान 0, अबे एक बोले हम तो वही से। कास 0 का मान 1 होता है। तो बाई अक्ष एक्स अक्ष बाई अक्ष व जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री 0 डिग्री, काम है सर। हाँ L1 M1 है, उसमें L2 M2 L3 M3 3 ठो अक्ष है ना। देखो बाई अक्ष एस अक्ष बाई अक्ष व जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश 0 डिग्री और 90 अंश का कोण बनाती है, का कोण बनाती है। इसलिए बाई अक्ष की दिक् को जाएं, बाई अक्ष की दिक् को जाएं, क्या लिख दोगे L2 कामा M2 कामा N2 बराबर कास 90 कामा कास 0 कामा कास 90। तो क्या होगा 0 कामा 1 कामा 0 L2 M2 N2, यहाँ L1 M1 N1। अब देखते हैं जेड अक्ष तीनों अक्ष के साथ कोण क्या बनाती है। जेड अक्ष एक्स अक्ष वाई अक्ष व जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री 0 डिग्री का
कोण बनाती है, इसलिए जेड अक्ष की दिक्कोजाएं L3 M3 EN3 बराबर cos 90 और cos 0 होगा। cos 90 का मान क्या होता है? 0 और 1 cos 0 का मान। तो ये जेड अक्ष की दिक्कोजाएं आ गई। तो इस प्रकार से तीनों अक्षों की दिक्कोजाएं। कभी कभी एक नंबर में पूछा गया है एक्स अक्ष की दिक्कोजा लिखिए, तो लिख दो 1 0 0। वाई अक्ष की दिक्कोजा लिखिए तो 0 1 0। जेड अक्ष की दिक्कोजा लिखिए 0 0 1। एक नंबर में आया है कई साल। ठीक है, अब आगे देखो, लिखिए इतना। अब एक शब्द आता है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, इसको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। ठीक है, दिक् अनुपात क्या है? ठीक है, दिक् अनुपात किसे कहते हैं? दिक्कोजाओं के समानुपाती राशि को दिक् अनुपात कहते हैं। के समानुपाती राशि को, दिक्कोजाओं के समानुपाती राशि को, अनुपात नहीं, दिक्कोजाओं के समानुपाती राशि को दिक् अनुपात कहते हैं। दिक्कोजाओं के समानुपाती राशि क्या है? देखो, जैसे मान लो, सुन लो, किसी सरल रेखा की दिक्कोजाएं मान लो L M N है। ठीक है, किसी सरल रेखा की दिक्कोजाएं क्या है? L M N है। ठीक है, तो यदि हम L में A का भाग दे दें, M में B का भाग दे दें और N में C का भाग दें, ABC कोई राशियां हैं, ABC कोई राशियां हैं, नंबर हैं। ठीक है, तो L में A का भाग दें, M में B का भाग दें, N में C का भाग दें, तो तीनों मान बराबर आए। तीनों मान बराबर आए। तो तीनों मान जब बराबर आएगा तो ऐसी कंडीशन में ABC उस रेखा का दिक् अनुपात कहलाएगा जिस रेखा की दिक्कोजा L M N है। तीन राशियां ABC इस प्रकार हों कि L/A=M/B=N/C, तब ABC उस रेखा का दिक् अनुपात कहलाता है जिस रेखा की दिक्कोजा L M N है। तीन राशियां ABC इस प्रकार हों कि L/A बराबर M/B बराबर N/C, जहाँ L M N उस रेखा की दिक्कोजा है। या दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? दिक्कोजाओं के समानुपाती राशि को दिक् अनुपात कहते हैं। तो यहाँ दिक्कोजा के समानुपाती L के समानुपाती राशि A है, M के समानुपाती राशि क्या है? B है, N के समानुपाती राशि C है। तो समानुपाती चिन्ह जब हटाओगे तो क्या होता है? नियतांक आता है। L बराबर KA, M बराबर KB, N बराबर KC। ठीक है, जहाँ के समानुपाती नियतांक है। तो L/A=K, M/B=K, तो N/C=K। तो यहाँ आ तो गया, फिर तुलना करोगे तो L/A बराबर M/B बराबर N/C=K। तो देखो तीनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है? तो L/A=M/B=N/C। तो चाहे ये बोलो, चाहे ये दिक्कोजाओं के समानुपाती राशि बोल दो, अर्थ तो वही निकलता है। ठीक है, तो तीन राशियां ABC इस प्रकार हों कि L/A=M/B=N/C, तब ABC उस रेखा का दिक् अनुपात कहलाता है जिस रेखा की दिक्कोजा L M N है। अर्थात दिक्कोजाओं के समानुपाती राशि को दिक् अनुपात कहते हैं। दिक्कोजाओं के समानुपाती राशि को दिक् अनुपात कहते हैं। ठीक है, लिखो, दिक्कोजाओं के समानुपाती राशि को दिक् अनुपात कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा, दिक्कोजाओं के समानुपाती राशि को
दिक अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यदि ए बी सी तीन राशियां इस प्रकार हो कि यल अपान ए इज इक्वल टू यम अपान बी इज इक्वल टू एन अपान सी, तब ए बी सी उस रेखा का, उस सरल रेखा का दिक् अनुपात कहलाता है, अनुपात कहलाता है, जिसकी दिक् को जाएं, जिसकी दिक् को जाएं, जिसकी दिक् को जाएं यल एम एन है, जिसकी दिक् को जाएं यल एम एन है। ठीक है। अब देखो दिक् कोज्या दिक् अनुपात में संबंध, दिक् कोज्या व दिक् अनुपात में संबंध, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। हाँ, दिक् कोज्या दिक् अनुपात में संबंध, दिक् कोज्या व दिक् अनुपात में संबंध, दिक् कोज्या दिक् अनुपात में संबंध। यदि किसी सरल रेखा, यदि किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं यल एम एन हो तथा दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात ए बी सी हो, तब हम जानते हैं, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यल अपान ए बराबर यम अपान बी बराबर एन अपान सी। जानते हो कि नहीं जानते ये? अब जानते हो। देखो यहाँ पे एक चीज़ और राज की बात बताते हैं। 1/2 है और 2/4 है और 3/6 है, तीनों मान बराबर हैं कि नहीं? 1/2, 2/4, 3/6 बराबर है, एक ही बात है। 1/2, अच्छे सुन लो, अब हम कहना क्या चाहते हैं, बाद में ना कहना कि ये कैसे लिख दिए। 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, तीनों का मान बराबर आता है। जब तीनों का मान बराबर आता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और नीचे लिख दो √2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ रूट में करोगे तो क्या आएगा? 14 और ये 56। देखो यहाँ पे 4 और 5 और 9 14 हुआ, इसको सॉल्व 56 आए, और इसको लिख सकते हैं रूट 14/56, 14 चौको 56, √1/4, 1/4 का वर्गमूल 1/2, वही अनुपात आ रहा है। ठीक है। आवश्यकता अनुसार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और बटे √2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर तो रूट 5 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 16 अब 20 हो गया, 20 हुआ ना, 5 चौक 20, √1/4, तो 1/2 ही आ रहा है। तो चाहे हम दो अनुपातों के वर्गों का योगफल का अनुपात निकालें, चाहे 3 ठो का, मान तो वही आ रहा है। ठीक है। तो जब ये लिखा हुआ है तो हम चाहें तो इस स्टेप के बाद जैसे इसको लिख दिए हैं तो इस स्टेप के बाद इसको भी लिख सकते हैं हम। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √L² + M² + N², और √ क्या लिख दोगे, A² + B² + C²। अब इसको जानते हो, दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √1 अपान √A² + B² + C²। तो यहाँ क्या आएगा, 1/√A² + B² + C²। यहाँ प्लस माइनस भी लगा लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, L बराबर लिख देंगे +- A अपान √A² + B² + C²। M इज इक्वल टू +- B अपान √A² + B² + C²। इसको उधर ले गए ना यहाँ, तो A का गुणा +1 के साथ हुआ ना, तो +- A अपान ये रहबे करेगा। M की वैल्यू जब निकल B को इधर ले जाओगे तो B अपान √,
यन की वैल्यू तो सी अपान अंडर रूट, ठीक है। तो यम इज इक्वल टू यन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस प्रकार इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यल कामा यम कामा यन बराबर प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट सर ये समझ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कामा प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट। क्या समझ में नहीं आया आपकी? एक ही जगह पर सर ए बी सी कैसे लिख दिए? ये बराबर इसके लिखो, ये बराबर इसके लिखो, ये बराबर इसके लिखो, तिर्यक गुणा करो, क्योंकि यल अपान ए बराबर प्लस माइनस 1 बटे ये ना है। तिर्यक गुणा करो तो एक को इधर ले आओ, और इसको हम इधर नहीं ले जाना चाहते। ले भी जाओगे तो फिर लाओगे तो बटेन में ना हो जाएगा, एक ही बार गुणा होगा, हैं? दूसरी गुणा होगा सिर्फ। जैसे मान लो इसका गुणा इसके साथ करोगे, इसका गुणा इसके साथ करोगे, तो यहाँ पे ए का गुणा इसके साथ हुआ तो प्लस माइनस से आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका गुणा यल के साथ करोगे तो यल इंटू ये रहेगा, तो इसको हम उस साइड में ले गए, ठीक है। तो काहे को हम इसका काम करें, ए भर को उधर ले गए, बटे में तो रहने दिए उसको। तो ये दिक् कोज्जा है, ये दिक् अनुपात। दिक् अनुपात पता हो तो दिक् कोज्जा निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। एक नंबर में आया है संबंध लिखने के लिए, दिक् कोज्जा दिक् अनुपात में संबंध लिखिए। एक वर्ड में आंसर लिखने के लिए आता है ना, एक वर्ड में आंसर लिखिए, एक वर्ड एक सेंटेंस में, तो ऐसे लिख दोगे ये वाली लाइन भर, दिक् कोज्जा दिक् अनुपात में संबंध ये है। दिक् कोज्जा दिक् अनुपात में संबंध लिखने के लिए आएगा तो ये लिख दोगे एक लाइन में, यल एम एन बराबर प्लस माइनस ए अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यदि नंबर का कहता है एक वर्ड एक सेंटेंस में लिखिए, आप इतना पूरा लिख दोगे तो नंबर नहीं काट लेंगे। कोई लोग तो गिनते हैं कि एक वर्ड है कि नहीं है अधिक नंबर कट जाएगा, कम 1 इंच नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब लिख सकते हो आप व्यवस्थित थोड़ा सा। यल एम एन दिक् को जाए हैं या ए बी सी दिक् अनुपात है। टाइम से करना जरूरी है, अधिक हो जाए तो हो जाए, कम ना होने पाए, है ना। अब कुछ चीज़ ये नहीं कि रफ कॉपी में करके उसका आंसर भर लिख दो, रफ में जो करोगे तो यहाँ भी सामने कर दिया करो, भले एक वर्ड में आंसर लिखने के लिए आया है, ताकि ये तो पता चले कि हाँ आप जानते भी हो, नकल करके नहीं लिखे हो कहीं से। हो गया, ठीक है, जाओ।